हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनके अंत में क्या आता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये सभी टाइप के सेंटेंसेस को इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि ऊपर आपको दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह समझने के बाद अब हम अध्ययन करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ताकि इसके नियमों को अच्छी तरह से समझ सकें। तो इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझने और पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में आता है ता था, ती थी, ते थे या आ ए ई। ये सभी जो अक्षर लिखे गए हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में आते हैं। क्या आता है? ता था आ सकता है, ती थी, ते थे या आ ए ई। ये सभी अक्षर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में आते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए यह जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर वाक्य के अंत में आ ए ई के साथ थी, था, थे भी लगा हो, अर्थात वाक्य के अंत में आ थी, ई थी, ए थे हो, तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नहीं रहते बल्कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बन जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर हम लोगों ने क्या देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य के अंत होते हैं उसमें ता था, ती थी, ते थे, ये सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर इन्हीं सेंटेंस में, इन्हीं वाक्यों के अंत में आ ए ई के साथ अगर थी आ जाए या था आ जाए या थे भी लगा हो, तो ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट में नहीं रहते बल्कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बन जाते हैं। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में सिर्फ आ ए ई आदि लगा होता है और इनके बाद था या थे आदि नहीं लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। इस टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है। याद रखने योग्य बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है। ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ वाक्यों को इसमें सॉल्व करेंगे। तो ऊपर हम लोगों ने जो भी पढ़ा, इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इन दोनों के बीच जो थोड़ा सा का फ़र्क है, जो थोड़ा सा का डिफरेंस है, वो क्या है, आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। एक बार मैं और इसको बताता हूँ। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ये सभी चीज़ें आएंगी। और ऊपर जो भी लैंग्वेज लिखा गया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके खुद आप पढ़ें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है, जो कि बहुत थोड़ा सा का ही डिफरेंस होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ हम सेंटेंसेस को आइए ट्रांसलेट करके देखते हैं कि कैसे सेंटेंसेस पहचाने जाते हैं और उसका ट्रांसलेशन क्या होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट सेंटेंस ऊपर दिया गया है, पहला वाला सेंटेंस, वह एक चारपाई बनाता था या उसने एक चारपाई बनाई। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी ही मेड अ कोट। ठीक है, ही मेड अ कॉट, उसने एक चारपाई बनाई। तो इसमें क्या है कि दोनों ही सेंटेंस, जो दोनों ही वाक्य दिए गए हैं, इन दोनों ही वाक्यों का मात्र एक ही ट्रांसलेशन होगा, ही मेड अ कॉट। ठीक है, सेकेंड वाला आपका जो है, आपका सेकेंड देखिए, सेकेंड जो ट्रांसलेशन है, सेकेंड है आपका यहाँ पर, सेकेंड वाली जो है, सेकेंड है आपका, वह बर्तन धोती थी या उसने बर्तन धोए। ये दो वाक्य हैं, इन दोनों के ट्रांसलेशन एक ही होंगे। जैसा कि हम लोगों ने ता था, ती थी पढ़े थे और या ए ई भी आते हैं। तो वह बर्तन धोती थी या उसने बर्तन धोए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा सी वाश्ड यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। तीसरा वाक्य है, मैं बाल्टी उठाता था या मैंने बाल्टी उठाई। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई लिफ्टेड द बकेट। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं और
उठाने, बाल्टी उठाने की इसमें बात हो रही है, तो लिफ्ट मतलब होता है उठाना। तो पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो हमने आई के तुरंत बाद लिखा आई लिफ्टेड द बकेट, मैंने बाल्टी उठाई या मैं बाल्टी उठाता था। नेक्स्ट सेंटेंस है वे एक रजाई खरीदते थे या उन्होंने एक रजाई खरीदी। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी दे बाट अ क्विल्ट। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं उनके इंड में ता, था, ती, थी, ये सभी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम सोफे पर बैठते थे या हम सोफे पर बैठे। इन दोनों ही सेंटेंस का एक ही ट्रांसलेशन होगा वी सैट ऑन द सोफा। नेक्स्ट है वह गलीचा साफ करती थी या उसने गलीचा साफ किया। गलीचा का मतलब यहाँ कारपेट है, कारपेट का मतलब गलीचा होता है। सी क्लीन्ड द कारपेट। तो यहाँ पे वह जो है आपका शी, वह की इंग्लिश आप लिखेंगे और साफ़ करने के लिए सेकेंड फॉर्म लिखेंगे क्लीन का। तो क्लीन हो जाएगा सी क्लीन द कारपेट, माने उसने गलीचा को साफ किया। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एफर्मेटिव के इतने सेंटेंसेस देख लिए जो कि पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आप देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नावाचक वाक्य बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, नावाचक का मतलब होता है निगेटिव, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव वाक्यों को बनाते हैं तो उसमें डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो डिड होता है वह हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। वहीं जब निगेटिव बनाते हैं तो वहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट के नवाचक वाक्य बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। नवाचक वाक्य बनाते समय याद रखने योग्य बात यह है कि डिड नॉट लगाने के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, ना कि दूसरी फॉर्म। यानी कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव वाक्यों को बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव वाक्यों को बनाएंगे, ठीक है, नावाचक वाक्यों को जब हम बनाएंगे निगेटिव वाक्य, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे। ठीक है। नावाचक वाक्य बनाते समय हमें यही बात याद रखना है कि डिड नॉट के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का जो है आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। तो हम सेंटेंस देख लेते हैं। आपका फर्स्ट सेंटेंस है वह एक चारपाई नहीं बनाता था या उसने एक चारपाई नहीं बनाई। तो यहाँ पे वह और उसने दोनों ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है और दोनों की इंग्लिश एक ही होगा, क्या, ही। तो डिड नॉट लगाना है आपको, क्योंकि निगेटिव में हम डिड नॉट लगाते हैं। तो ही डिड नॉट मेक अ कॉट, क्योंकि बनाने की इंग्लिश मेक हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है। सेकेंड है आपका वह बर्तन नहीं धोती थी या उसने बर्तन नहीं धोए। तो यहाँ पे वह बर्तन नहीं धोती थी, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा सी डिड नॉट वॉश यूटेंसिल्स। उसने बर्तन नहीं धोए या वह बर्तन नहीं धोती थी। ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर थर्ड नंबर सेंटेंस है। थर्ड नंबर सेंटेंस आप मैं बाल्टी नहीं उठाता था या मैंने बाल्टी नहीं उठाई। यह जो सेंटेंस है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी आई डिड नॉट लिफ्ट द बकेट। मैंने बाल्टी नहीं उठाई या मैं बाल्टी नहीं उठाता था। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वे एक रजाई नहीं खरीदते थे या उन्होंने एक रजाई नहीं खरीदी। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे डिड नॉट बाई अ क्विल्ट, क्योंकि वे और उन्होंने इन दोनों की इंग्लिश सेम होगी, दे, और निगेटिव है तो इसमें हम लगाएंगे डिड नॉट, और ख़रीदने के लिए बाई, और रजाई, यहाँ पे रजाई खरीद रहे हैं तो अ क्विल्ट लगा देंगे। तो उन्होंने एक रजाई उन्होंने एक रजाई नहीं खरीदी, दे डिड नॉट बाई अ क्विल्ट। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका हम सोफे पर नहीं बैठते थे या हम सोफे पर नहीं बैठे। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी यहाँ पर वी डिड नॉट सीट ऑन द सोफ़ा, मतलब हम सोफे पर नहीं बैठते थे या सोफे पर नहीं बैठे। वी डिड नॉट सीट ऑन द सोफ़ा। लास्ट सेंटेंस है आपका वह गलीचा साफ नहीं करती थी या उसने गलीचा साफ नहीं किया। तो सी डिड नॉट क्लीन द कारपेट। तो हम लोगों ने यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस को भी देख लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। अब हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य।
ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऊपर जो 2-3 लाइन चीज़ें दी गई हैं इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में भी नावाचक वाक्यों की तरह ही डीड का प्रयोग किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में डीड का प्रयोग कर्ता से पहले अर्थात वाक्य के शुरू में होता है। इन वाक्यों में भी वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों के अंत में सबसे पहले आता है क्या, वही वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है आपका यहाँ पर, फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, क्या वह एक चारपाई बनाता था या क्या उसने एक चारपाई बनाई। तो ये दोनों ही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और इन दोनों सेंटेंसों का ट्रांसलेशन सिर्फ एक ही होगा। इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले हम इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हम डिड लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हम लोगों ने लिखा डिड, सबसे पहले हम डिड लगाएंगे। तो क्या उसने एक चारपाई बनाई, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही। डिड ही मेक अ कॉट, क्या उसने एक चारपाई बनाई। सेकेंड सेंटेंस है आपका यहाँ पर, सेकेंड सेंटेंस देखें आप, क्या वह बर्तन धोती थी या क्या उसने बर्तन धोए। डिड सी वॉश यूटेंसिल्स, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, सबसे पहले क्या आ रहा है तो इसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे डिड और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह या उसने, और इन दोनों की इंग्लिश सेम होगी सी, ठीक है। तो डिड सी और धोने के लिए वॉश और बर्तन के लिए यूटेंसिल्स, तो डिड सी वॉश यूटेंसिल्स, ठीक है। इसका थर्ड वाला सेंटेंस देखिए आप, क्या मैं बाल्टी उठाता था या क्या मैंने बाल्टी उठाई। तो डिड आई लिफ्ट द बकेट, इसकी इंग्लिश होगी डिड आई लिफ्ट द बकेट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप ये वाला, क्या वे एक रजाई खरीदते थे या क्या उन्होंने एक रजाई खरीदी। ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हैं और इनकी इंग्लिश सेम होगी डिड दे बाई अ क्विल्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस से देखें आप, इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं इसको, क्या हम सोफे पर बैठते थे या क्या हम सोफे पर बैठे। इन दोनों ही सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि ताथा आ रहा है और इसमें बैठे आ रहा है। तो यह जो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और इसकी ट्रांसलेशन होगी डिड वी सीट ऑन द सोफ़ा, क्योंकि जब प्रश्नवाचक होगा सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। लास्ट सेंटेंस है आपका, क्या वह गलीचा साफ करती थी या क्या उसने गलीचा साफ किया। तो डिड सी क्लीन द कारपेट, इसका हो जाएगा आपका डिड सी क्लीन द कारपेट। नेक्स्ट और लास्ट है आपका, अब हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दोनों ही सेंटेंसेस को हम लोग इसमें देखेंगे। तो ऊपर जो 2 लाइन दी गई है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और अब आप भी इस वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ के अच्छी जानकारी ले सकते हैं। अब बारी आती है उन वाक्यों की जो प्रश्नवाचक भी हैं और नवाचक भी हैं। ऐसे वाक्यों में डिड कर्ता से पहले, डिड कर्ता से पहले का मतलब यह है कि डिड को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, पहले अर्थात वाक्य के शुरू में लगता है, यानी डिड को हम सबसे पहले शुरू में लगा देते हैं। इसके ऊपर वाले में भी प्रश्नवाचक था तो उसमें भी हम लोगों ने डिड को स्टार्टिंग में शुरू में ही लगा दिया था, शुरू में ही लगता है। और नॉट अक्सर कर्ता के बाद और वर्ब की पहली फॉर्म से पहले लगता है, जैसे कि नीचे दिया गया है। और इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, जब इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव होता है तो आप सबसे पहले डिड लिखेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या आया होता है सेंटेंस में, तो आप लिखेंगे डिड, उसके बाद आप लिखेंगे उसमें सब्जेक्ट को यानी कर्ता को, और कर्ता के बाद आप लगाएंगे नॉट और उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। इसका यही स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले डिड फिर सब्जेक्ट, मतलब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये आपका हो गया फार्मूला कह लीजिए। तो हम लोग फर्स्ट सेंटेंस इसमें देखते हैं। पहला सेंटेंस दी गई है, पहला सेंटेंस जो है इसमें दिया गया है, क्या वह एक चारपाई नहीं बनाता था या क्या उसने एक चारपाई नहीं बनाई। इन दोनों सेंटेंस का सेम ट्रांसलेशन होगा डिड ही नॉट मेक अ कॉट, ठीक है।
क्या उसने एक चारपाई नहीं बनाई। तो जैसा आपने देखा कि इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है वह या उसने। तो इन दोनों की इंग्लिश सेम होगी ही का मतलब होता है वह उसने, दोनों होता है, ठीक है। तो डिड ही, और जब आप सब्जेक्ट ही लिख दिए और निगेटिव ये वाक्य है तो इसके ही के बाद आप लगाएंगे नॉट। तो आपने नॉट लिख दिया, डिड ही नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, बनाने का काम हो रहा है ना, तो बनाने के लिए इंग्लिश होती है मेक। तो डिड ही मेक, और क्या बन रहा है यहाँ पे, एक चारपाई, तो आप लिखेंगे डिड ही मेक अ कॉट। सेकेंड सेंटेंस देखें आप, सेकेंड सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है आपका, क्या वह बर्तन नहीं धोती थी या क्या उसने बर्तन नहीं धोए। इन दोनों ही वाक्यों का एक ही ट्रांसलेशन होगा, डिड सी नॉट वॉश यूटेंसिल्स। सबसे पहले डिड आपने लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वॉश, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या मैं बाल्टी नहीं उठाता था या क्या मैंने बाल्टी नहीं उठाई। इन दोनों सेंटेंस का सेम ट्रांसलेशन होगा, डिड आई नॉट लिफ्ट द बकेट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ये वाला, आप सेंटेंस देखें इसको, जिसको मैं गोला कर रहा हूँ, क्या वे एक रजाई नहीं खरीदते थे या क्या उसने एक रजाई नहीं खरीदी। इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, डिड दे नॉट बाई अ क्विल्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या हम, नेक्स्ट सेंटेंस है जो आपका, क्या हम सोफ़े पर नहीं बैठते थे या क्या हम सोफ़े पर नहीं बैठे। इन दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, डिड वी नॉट सिट ऑन द सोफ़ा। लास्ट सेंटेंस है आपका, क्या वह गलीचा साफ़ नहीं करती थी या क्या उसने गलीचा साफ़ नहीं किया। तो इसकी ट्रांसलेशन होगा आपका, डिड सी नॉट क्लीन द कारपेट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों टाइप के सेंटेंसेस को देख लिए। जैसा कि हर टेंस के चार टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो चार टाइप के सेंटेंस थे, जो एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये चार टाइप के सेंटेंसेस को हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसलेट करके देखे हुए हैं। और इसमें लैंग्वेज भी दी गई है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको, इसके लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे और सेंटेंस के ट्रांसलेशन को भी आप देखेंगे। 2-3 बार आप इसको देखेंगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं और इसमें इसको कैसे पहचाना जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए हैं,